नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। भारत और कनाडा के बीच G20 के बाद जो तनाव की स्थिति बनी वो अब तक बेहतर नहीं हो पाई है और उसका असर अब कई चीजों पर पड़ने लगा है, क्योंकि दोनों देश कई संबंधों के चलते आपस में जुड़े हुए हैं और अब छात्रों की चिंता भी बढ़ने लगी है। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच वीजा का मुद्दा जो है वो भी काफी गर्मा गया है। हर साल देश से 2 लाख के करीब छात्र पढ़ाई करने के लिए कनाडा जाते हैं और इनमें से 45% तादाद पंजाबी छात्र जाते हैं। कनाडा में भी कई ऐसे प्रांत हैं जो मिनी पंजाब बन चुके हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के कनाडा के नागरिकों के वीजा पर रोक लगाने से ये मामला और भी गंभीर रूप ले चुका है और इस बीच कनाडा को लेकर भारत का सख्त रुख बरकरार है। कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस शुरू करने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2 टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद करता हूं कि हालात बेहतर हो। राजनयिकों की सुरक्षा बहुत अहम है और हमारे राजनयिक बिना किसी डर के अपना काम कर सके। अगर वहां चीजें सुधरती हैं तो मैं चाहूंगा कि वीजा सेवाओं को फिर से शुरू किया जाए। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद भारत कनाडा के संबंधों में तनाव आ गया था। कनाडा के पीएम ने भारतीय एजेंट्स पर इस हत्या का आरोप लगाया था, जिसे भारत ने खारिज कर दिया। अब तक कनाडा अपने आरोपों पर सबूत भी सामने लेकर नहीं आ सका है और खुद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो इस पर अपने ही देश में घिरते हुए भी नजर आए हैं। तो यहाँ पर हम आपको इस खबर के हर पहलू को दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। The relationship right now is going through a difficult phase, but I do want to say the problems we have are with a certain segment of Canadian politics and the policies which flow from that. My hope, my expectation is that situation would improve. Ensuring safety and security of diplomats is the most fundamental aspect of the Vienna Convention. And right now, that is what has in many ways been challenged in Canada, that our people are not safe, our diplomats are not safe. If we see progress there, I would like very much to resume the issue of visas. My hope would be that it's something which should happen very, very soon. और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राजीव डोगरा साहब हैं जो पूर्व राजनयिक हैं, जितिन चावला हैं जो करियर काउंसलर हैं। कई छात्रों को उन्होंने विदेशों में भेजा है, कनाडा भेजा है, वो जानते हैं इस पूरे मसले की जो बारीकियां हैं वो क्या कुछ है। डोगरा साहब, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगी। यहाँ पर जिस तरह से 1 महीने से ज़्यादा का वक्त अब हो चुका है G20 के बाद, संबंध भारत और कनाडा के बीच में लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं और एक के बाद एक कई ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके बाद ये संबंध और इनमें कड़वाहट ही देखने को मिली है। किस तरफ बढ़ता हुआ ये मामला आपको इस वक्त नजर आ रहा है? ये कड़वाहट शुरू किसने की थी? शुरू की थी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने, जो पार्लियामेंट में उन्होंने बयान दिया जो एक पुलिस इंस्पेक्टर भी नहीं करेगा अनजाने में। उन्होंने कहा कि एलिगेशंस हैं, इसलिए हम भारत को एक्यूज करते हैं इस मर्डर के लिए। तो कोई पुलिस स्टेशन दुनिया का FIR भी नहीं लिखवाएगा एलिगेशंस के ऊपर, कुछ थोड़ा सा तो प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने एक भी कदम पीछे नहीं हटाया, एक भी कोई ऐसा सुझाव नहीं दिया जिससे तनाव जो है वो कम हो सके। बल्कि लोग तो ये कह रहे हैं कि अब भारतीयों के लिए जो सबसे नापसंदीदा कोई पर्सन है या एंटिटी है वो पाकिस्तान या चीन नहीं है, जस्टिन ट्रूडो हैं, क्योंकि एक के बाद एक वो गलतियां करते जा रहे हैं। अब नुकसान किसका होगा? नुकसान कनाडा का होगा, क्योंकि जो 2 या 3 लाख स्टूडेंट्स वहां हैं वो कम से कम $4 से $5 बिलियन हर साल खर्चते हैं, जो कनाडा की प्रोस्पेरिटी के लिए है। और नुकसान किसका होगा? जो ट्रेड करना चाहते हैं इंडिया के साथ, क्योंकि कनाडा इतना इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, पर फिर भी जो थोड़ा बहुत 7-8 बिलियन का ट्रेड है वो कनाडा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों कोई नुकसान हो जिससे लोगों का फायदा हो सके।
पर ट्रूडो की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया जिसमें अंदेशा लगे कि हाँ वो कोई रास्ता दिखाना चाहते हैं जिससे तनाव कम हो। जबकि भारत की तरफ से जो आपने यहाँ भी वीडियो चलाया भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर का, उसमें जी क्लियर इंडिकेशन है कि भारत बार बार सुझाव दे रहा है कि ये तनाव को बरकरार नहीं रखना चाहिए और हमारे डिप्लोमेट्स की सेफ्टी जो है वो इम्पोर्टेंट है। डिप्लोमेट्स की और इंडियन सिटीजन जो कनाडा में उनकी सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। पर उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया। उनके विदेश मंत्री बल्कि कुछ दिन पहले कुछ और उटपटांग बोल गए जिससे उनकी खिल्ली उड़ी वियना बिल्कुल। कन्वेंशन के बारे में, जिसमें कोई बेसिस नहीं था। सो अभी तक कुछ राह दिख नहीं रही जो पिछले एक महीने G20 के बाद से थोड़ी भिन्न। बिल्कुल। यहाँ पर जितिन चावला आपके पास में आना चाहूंगी। इस टाइम पर जो स्थिति बनी हुई है उससे छात्र जो हैं जो वहाँ पढ़ने जाते हैं, जो यहाँ पर वहाँ पर पहले से हैं और उनके जो परिजन हैं, उनके भीतर बहुत एक चिंता आ गई है कि कहाँ बढ़ेगा ये मामला, ये पता नहीं है और कुछ लोगों के करियर जो है उन पर भी बात आ सकती है। ऐसे में आप तक किस तरह की बातें जो हैं वो पहुँच रही हैं और आपको यहाँ पर क्या लग रहा है? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात है कि जो छात्र ऑलरेडी जा चुके हैं, जनरली सितंबर के शुरू में या अगस्त के एंड में लोग चले जाते हैं। तो इस साल की तो जितने लोगों को जाना था वो मोर और लेस जा ही चुके हैं। मेरे दो स्टूडेंट्स अभी वापस भी आए हैं। इसके कारण भी थोड़े और भी कारण थे, लेकिन हर रोज़ जब पेरेंट्स हम लोगों से मिल रहे हैं जो अगले साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जनरली एप्लीकेशन प्रोसेसेस एक साल पहले स्टार्ट हो जाते हैं, यूएस के, कनाडा के, जो मतलब सब जगह के। तो जो स्टूडेंट्स जाने वाले हैं वो लोग अभी काफ़ी कम प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, और बहुत ये मतलब स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मेरे खुद के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अनसर्टेनिटी का माहौल है। तो हम इंडियंस के लिए भी, भाई जो इंडियन परिवारों के बच्चे वहाँ पढ़े और कई लाखों की तादाद में हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी का माहौल पड़ गया। लोग कनाडा जाते इसलिए हैं कि भाई वहाँ जाऊँगा, पढ़ाई करूँगा, इमिग्रेशन हो जाऊंगा। जैसे मेरे यहाँ से ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चा कॉलेजेस में भी जाता है। उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई मैं सेटल हो जाऊंगा। तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया को अच्छा समझा जाता है सेटल होने के लिए। लेकिन अब वो बात ख़त्म हो गई, इसीलिए कनाडा की एप्लीकेशंस तो डेफिनेटली कम होती जा रही हैं, क्योंकि अभी हम लोग अभी रोज़ एप्लीकेशंस कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ के लिए, तो अभी कम होती जा रही है। कुछ और कंट्रीज़ उभर के आ रही हैं जो कि जहाँ की ईज़ ऑफ एक्सेस स्टूडेंट्स के लिए अच्छा वीसा, मतलब जॉब वीसा ज़्यादा सालों के लिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने अपना सिस्टम चेंज कर दिया। जापान, कोरिया अभी स्ट्रॉन्ग कॉन्टेंडर्स हैं। उनकी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में कोर्सेज नहीं थे ज़्यादा, बट अगर मैं आज टॉप की यूनिवर्सिटी देखूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, क्योटो और काफ़ी और यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर नए इंग्लिश में कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। ऐसे ही एक और मुद्दा है जो कि चेंज कर रहा है पूरे सिनेरियो को। इंडियन गवर्नमेंट ने भी बाहर की यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ किया है। वो गिफ्ट सिटी में, जो कि गुजरात में है, वहाँ डेकन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी अप्लाई भी कर दिया है। सो ऐसे टायर्स भी होंगे जहाँ कोई बच्चा 2 साल इंडिया में पढ़ ले, फिर 2 साल बाहर पढ़ ले। तो और दुनिया भर के देश हमारे साथ ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते जा रहे हैं, एंड दैट स्पीक्स अबाउट आवर पावर ऑल्सो इन द वर्ल्ड। मतलब हम लोग दुनिया में एक तरह से सबसे ज़्यादा बच्चे भेजने वाले लोग हैं। आई मीन वी कॉम्पीट विद लाइक कनाडा एंड ऑल, लेकिन हम आज की डेट में एक बहुत ही पावरफुल कंट्री हैं, क्योंकि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स या व्हाटएवर उसका हम ये जो मामला अभी चल रहा है भारत और कनाडा के बीच में, जो तनाव चल रहा है, उसका असर आप कह रहे हैं सीधे तौर पर एप्लीकेशंस में और लोगों के जहन में पड़ रहा है? वहां जाने को लेकर लोगों में उत्साह कम हुआ है कनाडा जाने को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल 100%, क्योंकि अभी एप्लीकेशंस चल रहे हैं। तो अब आप सोचिए, अगर मैं एक पेरेंट हूँ और मैं रोज हर दूसरे तीसरे दिन मीडिया में खबर देखता हूँ, भाई कनाडा ने ये करा और इंडिया ने ये करा, मतलब दोनों चीजें, तो आई विल बी वेरी मच वरिड। मैं बिल्कुल नहीं भेजूंगा अपने बच्चों को। पार्टिकुलर देखिए, कनाडा में वैसे 13% बच्चा करीब यूजी का जाता है, 13 से 15%, और 85 to 87% बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन का जाता है। सो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों ने पहले ही जैसे यूरोप वगैरह की डेस्टिनेशंस, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी डेस्टिनेशंस होती हैं, वो देखने लग गए हैं। लेकिन कनाडा का डेफिनेटली इस समय, अगर मैं, क्योंकि व्हेन आई सिट एट माय ऑफिस एवरी डे ये डिस्कशन हो रहा है, तो कनाडा इज गोइंग डाउन ड्रामेटिकली, बहुत ही ड्रामेटिकली। जी
डोगरा साहब, यहाँ पर जो बात जितिन कह रहे हैं तो हम ये बात हम सब समझते हैं और कनाडा भी समझता है कि उसकी अर्थव्यवस्था जो है उसे मजबूत करने में भारत और विशेषकर जो छात्र हैं उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे में यहाँ पर कनाडा को सूझबूझ से काम लेना होगा। और जिस तरह से आपने कहा कि खुद जस्टिन ट्रूडो जो है वो इस मुद्दे पर अपने देश में घिरते हुए भी नजर आए। देखिए, कनाडा सूझबूझ से काम लेगा क्योंकि कनाडा के लोग जो हैं वो सूझबूझ के बगैर नहीं है, तभी कंट्री ने तरक्की की है। पर कनाडा की प्रॉब्लम ये है कि उनका प्रधानमंत्री जो है वो सूझबूझ के बगैर काम ले रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कनाडा के निवासी खुद कह रहे हैं। इनफैक्ट ही इज बिकम ए फन फिगर, वो मजाक का एक पात्र बन गया है कैनेडियन पॉलिटिक्स। और उनके जो अपोजिशन वाले हैं वो तो हर रोज उनका मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल, वहां के जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने भी कहा है कि लाफिंग स्टॉक ये बन गए हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि जस्टिन ट्रूडो ने अपनी जो बागडोर है वो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को थमा दी है और उससे वो हटना नहीं चाहते, क्योंकि 25 लोग जो हैं खालिस्तानी आइडियोलॉजी के और एक्सट्रीमिज्म के, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और उसी से वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो अब जब आपने ऐसी शरण ली है जो वायलेंस और एक्सट्रीमिज्म के सौदेगार हैं, ट्रेडर्स हैं, तो नेचुरली द एस्केप रूट और द रिट्रीट बिकम सो मच मोर डिफिकल्ट। सो ट्रूडो का प्रॉब्लम ये है कि अपनी तो उनकी खुद गलतियां थी ही, और साथ में जो उन्होंने मिलाए हैं लोग, वो और भी भारी उनको गलतियां करवा रहे हैं। तो अभी लगता नहीं कि कोई स्थिति में सुधार आए। तो जैसा कि आपके गेस्ट ने कहा, पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि हमको जरूर बच्चे को अनसर्टन सिचुएशन में भेजना है, या कोई और ऑल्टरनेटिव्स हैं ऑस्ट्रेलिया से लेके यूएसए, इंग्लैंड या कहीं भी, जहां पे उसकी सुरक्षा रहे। और दूसरी चीज हमको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि कल को क्या पता जस्टिन ट्रूडो भी हट जाए, पर उन्होंने जहर इतनी फैला दी है सोसाइटी में, स्पेशली जो एनकरेजमेंट दी है खालिस्तानियों को, कि कल को वहां वायलेंस हो जाए हमारे बच्चों के अगेंस्ट। तो ये जल्दी मामला सुलझने वाला नहीं है। सो इसमें एक संकोच बिंदु, एक पॉइंट ऑफ सॉर्ट ऑफ हेजिटेशन पेरेंट्स को होनी चाहिए कि जरूर नहीं है कि कनाडा ही सारी दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां हमारे बच्चे को एजुकेशन देनी चाहिए। बिल्कुल, और इसी बात को शायद जितिन भी अभी कुछ देर पहले हिंट कर रहे थे। जितिन, ये भी मैं समझना चाहूँगी, जब आप बात करते हैं छात्रों से, परिजनों से, लेकिन आपकी कनाडा में भी बात होती होगी, वहाँ पर भी जो लोग ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं उनके भीतर किस तरह की भावना है और उनसे बात करके आपको क्या सेंस मिल रहा है इस वक्त? देखिए, अगर मैं बड़ी यूनिवर्सिटी की बात करूं, जैसे मेरे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में हैं, इसके बाद यूबीसी वैंकूवर में हैं, मैकगिल में हैं, एक दो स्टूडेंट साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में हैं। तो इन लोगों से तो यूनिवर्सिटी के अंदर तो ऑनेस्टली ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मतलब थोड़ा कंसर्न है, थोड़ा पेरेंट्स को ज़्यादा कंसर्न है। बट अगर मैं यूनिवर्सिटी का माहौल देखूं तो यूनिवर्सिटीज़ एक तरह से इंटरनेशनली वर्क करती हैं, और मैं कहूँगा कि एक ऑल इंक्लूसिव एनवायरनमेंट है स्टडीज़ का। और ये वाली यूनिवर्सिटी जो मैंने बताई है काफ़ी अच्छी, वर्ल्ड में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मानी जाती हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, हाँ वहाँ उसके बाद में क्या होगा, क्या हमारा इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज होंगी, मतलब हम इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कनाडा में इमिग्रेशन पॉलिसी भी चेंज हो जाएगी, क्या हमें जॉब्स में प्रेफरेंस मिलेगी, ये क्वेश्चंस यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड में आने लग गए हैं। लेकिन अभी भी जो लोग इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो लोग बल्कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वहाँ जाके भी आप और स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम, मतलब उन यूनिवर्सिटीज़ का किसी का जापान के साथ कोलैबोरेशन है, यूएस के साथ है, तो कुछ ने 6-6 महीने के लिए वो भी साइन अप किया है, नॉट बिकॉज ऑफ दिस, मतलब वो वैसे भी करते हैं। तो बट ये डेफिनेटली एक अनसर्टेनिटी तो आई गई है कि भाई आगे क्या होगा, अगर रिलेशन ज़्यादा बिगड़े तो उसका इम्पैक्ट, जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट गए हुए हैं, पेरेंट्स ने काफ़ी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसके ऊपर भी होने के चांसेस हैं।
बिल्कुल। यहाँ पर डोगरा साहब, जिस तरह से राजनयिकों की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ख़त्म करने की जो अभी बात सामने आई थी, और यहाँ पर कनाडा की तरफ से ये भी कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भारत कर रहा है। हालांकि भारत ने साफ तौर पर कहा कि ये जो राजनयिक है ये अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे थे, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इस तरह का उन्हें जो बात कही गई थी या जो डेडलाइन दी गई थी वो देनी पड़ी थी। तो क्या उस मामले के बाद चीज़ें और ज़्यादा गहराई हैं, गंभीर हुई हैं? देखिए, एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ यूनिवर्सिटीज के मामले में। यूनिवर्सिटीज एज एन एस्टेब्लिशमेंट वो कभी नहीं चाहेंगी कि हमारे यहाँ वायलेंस हो या खून खराबा हो या मतभेद हो, पर यूनिवर्सिटीज के कुछ लोग इफेक्ट होते हैं। जैसे इजराइल और हमास का अभी हुआ तनाव या लड़ाई, तो अमेरिका में देखिए हार्वर्ड वगैरह कितनी जो मशहूर यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे क्या दंगे फसाद हो रहे हैं, और कुछ प्रोफेसर्स तो वो इन्वॉल्व हो गए हैं। सो कल क्या हो, किस तरह की स्थिति हो, ये कोई नहीं कह सकता, और उसमें यूनिवर्सिटी का सब एलिमेंट्स बचे रहें ये भी कोई नहीं कुछ कह सकता। जहां तक आपका दूसरा सवाल है कि भारत ने जो राजनयिक जो डिप्लोमेट्स जो है उनकी संख्या कम की, देखिए वियना कन्वेंशन जो है वो बिल्कुल साफ है कि ये होस्ट कंट्री, इन दिस केस भारत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिसाइड करे कि कितने दूसरे मुल्क के, दूसरे देश के डिप्लोमेट्स जरूरी हैं, और अगर भारत डिसाइड करता है कि भाई वो ऐसी हरकतों में बिजी हैं जो हमारे हित में नहीं है, तो वो उनको वापस जाने के लिए बोल सकता है। अमेरिका ने कई बार हिस्ट्री में किया है, ब्रिटेन ने किया है, रशिया ने किया है, तो कनाडा जो है वो देखे बगैर कि वियना कन्वेंशन कहती क्या है वो बयान दे देते हैं, जिससे और मन जो डिफरेंसेस हैं बढ़ते हैं, कम नहीं होते। तो आप जो पूछ रही थी कि इससे डिफरेंसेस पे क्या असर पड़ेगा, डिफरेंसेस पे यह असर पड़ेगा कि अगर आप अनाप शनाप के बयान दे रहे हैं जिसका वियना कन्वेंशन से कोई सरोकार नहीं है, तो मुश्किलें बढ़ेंगी। बिल्कुल। यहाँ पर बयान देने में कनाडा के प्रधानमंत्री ही जब इतनी लापरवाही बरत रहे हैं, तो ये स्थितियाँ जो हैं वो कनाडा के लिए भी बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि उन्हें ये समझना होगा कि एक बहुत बड़ा तबका जो है, एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो है वो भी भारत का छात्रों का वहाँ पर जाता है। जितना आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या सलाह इस वक्त आप उन छात्रों और परिजनों को देना चाहेंगे जो इस वक्त कनाडा जाने का मन बना रहे हैं, जो या वो एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल क्लियर है कि भाई हमारे कजिन्स हैं, हमारी फैमिली है, तो हम तो कनाडा ही जाएंगे। तो उनको हम लोग ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करा रहे हैं जहाँ इजीली डिफ़र हो जाता है प्रोग्राम। वैसे काफ़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं। कोरोना के टाइम में भी मेरे ऑलमोस्ट 50% बच्चों ने 1 साल या कईयों ने इवन 2 साल भी डिफ़र कराया है प्रोग्राम्स में ज्वाइन करना। तो आप एडमिशन लेके और फिर आप देखते हो कि आप अभी जाना चाहते हो, मे बी लाइक नेक्स्ट सितंबर, या फिर आप उससे भी 1 साल बाद जाएंगे, तो डिफरमेंट का प्रोग्राम अपने हाथ में लेके अपन चल सकते हैं। दूसरा, मेरी अपील दोनों देशों के एजुकेशन मिनिस्टर से भी है कि भाई स्टूडेंट्स का सोचें। मतलब पॉलिटिक्स ऑफ कोर्स, आई मीन दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इंटरनेशनली कैसे करना है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन यहाँ कई लाखों बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, उनके पेरेंट्स उनके साथ जुड़े हुए हैं। सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग दिस थिंग कि उनके लिए कुछ रास्ते निकलने चाहिए जो कि अपॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल हों, और उनको कुछ ऐसी सुविधाएं मिलें जिससे कि कल को कोई प्रॉब्लम हो तो उन बच्चों को लॉस नहीं होना चाहिए अपने एजुकेशनल ईयर्स का, उन्हें आगे एम्प्लॉयमेंट का या अभी इंटर्नशिप्स करनी है एंड सो ऑन। तो यही मेरे मेन सजेशंस हैं। बिल्कुल। राजीव डोगरा साहब, जितिन चावला साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से जितिन कह रहे हैं, डोगरा साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर कनाडा जो बयान दे रहा है उसे देखना होगा कि दोनों देशों के संबंध कितने पुराने हैं और कितने मजबूत ये संबंध हैं, उसे सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा इस मसले पर। जिस तरह से वो लगातार आरोप लगाता जा रहा है भारत उसको लेकर, और जिस तरह से जितिन कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच संबंध कैसे भी रहे, लेकिन छात्रों के लिए जो नीति है वो एक स्मूथ रहनी चाहिए, वो ऐसी रहनी चाहिए जो राजनीति से प्रेरित ना हो, ताकि उनके भविष्य पर इसका असर ना पड़े।
बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। तो भारत के साथ राजनयिक विवाद को लेकर कनाडा के जो विपक्षी नेता हैं पियरे पोइलिवरे पीएम जस्टिन ट्रूडो पर उन्होंने जमकर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि 8 साल के लंबे वक्त के बाद वो किसी कीमत के नहीं रह गए हैं और भारत में हंसी का पात्र वो माने जा रहे हैं। जब उनसे भारत कनाडा तनाव के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया है और साथ ही दूसरे देशों से हमारे संबंध खराब कर दिए हैं। वो अक्षम और गैर पेशेवर हैं। पियरे पोइलिवर प्रधानमंत्री के तौर पर कनाडा के लोगों की पसंद भी अब माने जा रहे हैं और उन्होंने वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो भारत के साथ पेशेवर संबंध बहाल करेंगे। तो अब इस बयान के बाद कनाडा की राजनीति जो है वो और गर्मा जाएगी। और फिलहाल 5 की बात में एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार बात करेंगे, इजराइल ने और तेज किए हैं पिछले 24 घंटों में गाजा पर हमले। और अब इजराइल और गाजा युद्ध की बात करते हैं जो लगातार हर गुजर के दिन के साथ गहराता जा रहा है। इजराइल ने एक बार फिर गाजा पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और इस बार इजराइल डिफेंस फोर्स ने 24 घंटों में गाजा में 300 से ज़्यादा जगहों पर एयर स्ट्राइक किया है। पिछले 24 घंटों में इस एयर स्ट्राइक में करीब 400 लोगों की जान गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा की रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया है। घनी आबादी वाले जबालिया शरणार्थी शिविर और अल शिफा अल कुद्स अस्पताल के आसपास भी इजराइल ने हमला किया है। इजराइल के हमलों में अब तक गाजा में 4600 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। हमास के हमलों में इजराइल में 1400 लोग मारे गए हैं। वहीं हमास के आतंकियों ने 212 लोगों को गाजा में बंधक बना रखा है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री ने भी इजराइल को चेतावनी दी है। हुसैन आमिर ने कहा है कि अगर गाजा में हमले नहीं रुके तो मध्य पूर्व में हालात नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। तो अब दुनिया जो है इजराइल और गाजा को लेकर बढ़ती हुई भी नजर आ रही है और संकट जो है ये अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। बिल्कुल, और इस बात की इत्तला कल ही इजराइल की तरफ से दी गई थी कि वो अपने जो हमले हैं वो तेज़ करेगा और उसका मकसद जो है वो ये है कि हमास के ठिकानों को ज़्यादा से ज़्यादा नष्ट करे, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन के पहले वो कई इलाकों को क्लियर करना चाहता है ताकि जब ग्राउंड फोर्स अंदर जाए तो उनको ज़्यादा कैजुअलिटी का सामना नहीं करना पड़े। इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है, अदिति की जो बंधकों की तादाद थी वो 222 अब बताई जा रही है IDF के मुताबिक। और जो IDF के प्रवक्ता हैं डैनियल हगारी, उन्होंने कहा है कि 222 बंधक जो हैं वो हमास के कब्ज़े में हैं। ये जो आंकड़ा है वो अपडेट हुआ है। पहले 150 की बात आई थी, फिर 200 199 की बात आई थी, अब तक 210 कहा जा रहा था। 2 बंधकों को छुड़ाया भी गया है। उसके बाद 222 बंधकों की बात जो है वो सामने आ रही है और इसमें एक अच्छी खासी तादाद जो है वो विदेशी यानी कि तीसरे देश यानी कि अमेरिका जैसे देशों के नागरिक की भी है। ये भी बताया जा रहा है कि 10 जो नागरिक हैं अमेरिकी हैं जो बंधकों में शामिल हैं। और जब डैनियल हगारी से इस बात को लेकर पूछा गया कि क्या ग्राउंड ऑपरेशन में इसलिए देरी की जा रही है ताकि बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत आगे बढ़ाई जा सके, तो उनका जवाब था कि वो हर कोशिश कर रहे हैं। इजराइल की सेना जो है हर कोशिश कर रही है कि वो बंधकों को छुड़ाए। एक अहम बात यह है कि जो रेड आज भी एक जो डाला गया है जिसमें कि एक इजराइल के सैनिक की मौत भी हुई है, एंटी टैंक मिसाइल फायर किया गया। 2 जो बुलडोज़र है वो जो है वो गाजा की सीमा में गया था और साथ ही साथ एक टैंक भी गया था। तो इस तरह के रेड के ज़रिए जो है वो इजराइल जो इन्फॉर्मेशन है वो जुटा रहा है और इन्फॉर्मेशन जब जुटाने की बात होती है तो उसमें ये बात भी शामिल है कि बंधकों को आखिर कहाँ रखा गया है। ये भी जानकारी आ रही थी और ये बताया गया था इजराइल की तरफ से कि जानबूझकर बंधकों को ऐसी जगहों पर रखा जा रहा है जहाँ पर इजराइल की जो बमबारी है वो हो रही है और उन ठिकानों पर हो रही है जो हमास के ठिकाने हैं, चाहे वो किसी हॉस्पिटल जैसी जो बिल्डिंग है उसकी आड़ में ही क्यों ना हो। तो इजराइल जो है इस बात को लेकर बिल्कुल कृत संकल्प है कि वो इजराइल जो है वो गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन करेगा, लेकिन उसके पहले हमास की कमर तोड़ने के लिए वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और ब्लडी नाइट बोला गया है, बहुत ज़्यादा जो खून बहा है वो बीती रात को बहा है इजराइल के हमलों में। हालांकि उस पर इस बात का दबाव है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी ये कहा है कि वो इस बात का ख्याल रखें कि युद्ध के नियमों के तहत ही ये कार्रवाई हो जिसमें आम जो लोग हैं उनका कम से कम नुकसान हो। लेकिन इसके बावजूद जो है इजराइल की तरफ से हमास के ठिकानों पे बमबारी जारी है और इसकी जद में आम लोग भी आ रहे हैं।
और जो कतर के विदेश मंत्री हैं उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ बात भी की है और उनसे ये कहा है कि गाजा पर हमले रुकने की सूरत में और वहाँ पे तनाव घटाए जाने की सूरत में ही जो और बंधक हैं उनकी रिहाई संभव हो पाएगी। एक बात ये मानी जा रही है कि अमेरिका का इस बात को लेकर दबाव है इजराइल पर कि वो ग्राउंड ऑपरेशन तब तक शुरू न करे जब तक कि जो बंधक हैं वो छुड़ाए नहीं जाते, लेकिन इजराइल की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि वो अपने नागरिकों को छुड़ाना चाहता है, उसके लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको लेकर किसी तरह की शर्त वो नहीं मानेगा। तो जो एक ग्राउंड ऑपरेशन में जो देरी दिख रही है उसके पीछे एक वजह बंधकों की रिहाई का है। और जहाँ तक बीच का रास्ता निकालने की बात है तो कतर जैसा देश जो है इस बात में लगा हुआ है, लेकिन बात वही है कि हमास जो है अपनी तरफ से भी एक बार उसने ये संकेत दिया था कि अगर हमले बंद हो गाजा पट्टी पर तो वो बंधकों की रिहाई कर सकता है, लेकिन जो इजराइल ने अपना स्टैंड एक मजबूत रखा हुआ है और वो उसका कहना है कि शर्त के साथ बंधकों की रिहाई वो नहीं चाहेगा। तो जब तक ये देखना होगा कि क्या अमेरिका जो है अपने बंधकों की रिहाई कराने में कब तक कामयाब हो पाता है। लगातार जो है वो कई देशों के साथ संपर्क में है और जो ह्यूमैनिटेरियन जो एक असिस्टेंस है, जो मानवीय मदद है, उसकी भी वकालत अमेरिका लगातार कर रहा है। और तीसरा खेप भी आज जो है ट्रकों का 20 ट्रकों का तीसरा खेप भी आज वहाँ पहुँचा है। तो अमेरिका की तरफ से कोशिश ये है कि गाजा पट्टी की जो ज़रूरत है, जो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं वहाँ पहुँचाई जाए और एक तरह से हमास को इस बात के लिए राज़ी किया जाए, क्योंकि मानवीय मदद जा रही है वहाँ पर, तो हमास को इस बात के लिए राज़ी किया जाए कि ये मदद तब और ज़्यादा पुख्ता तौर पे होगी जब वो बंधकों को छोड़ दे। तो ये निगोशिएशंस चल रहा है, लेकिन हमास देखना है कि क्या किसी तरह से बंधक को छोड़ने को तैयार होता है। अव्वल तो अमेरिकी बंधकों को जो उसके कब्जे में है और जो तमाम जो 222 जो नई तादाद आई है उन बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार होता है, इस एवज में कि वहाँ पे आपूर्ति जो है वो हो, खासतौर पे ईंधन जैसी चीज़ों की आपूर्ति हो, जहाँ जिसके लिए कि हॉस्पिटल में काफ़ी उसका इंतज़ार है, पावर वहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जिसको लेकर अस्पताल में भर्ती लोगों खासतौर पे बच्चों की जान को भी खतरा है। तो क्या इस तरह की कोई डील होती है, ये देखने वाली बात होगी। अब महाराष्ट्र से एक दिलचस्प खबर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार को ये चिंता सता रही है कि वहां पर लोगों ने बियर पीना क्यों आखिर कम कर दिया है। बियर की बिक्री में आई गिरावट से सरकार परेशान है और उसके चलते जो बिक्री घटी है उसके चलते महाराष्ट्र सरकार का जो राजस्व है उसमें एक बड़ी कमी आई है। और अब इसी के चलते महाराष्ट्र सरकार ने एक समिति बना दी है। ये जो समिति है इस बिक्री में कमी की वजह का पता लगाएगी। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े का, जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रौनक, क्या जानकारी मिल रही है, क्या वजह है आखिर कि बियर पीना महाराष्ट्र में लोगों ने कम कर दिया है? जी देखिए, इसकी प्रमुखता से जो मैं आपको उसका थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि दरअसल जो बियर बेचने वाला जो समूह है उनके एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य सरकार को पिछले दिनों एक ज्ञापन सौंपा था और उसमें इस बात का जिक्र किया था कि महाराष्ट्र में जो बियर बिक्री है, दरअसल राज्य सरकार की तरफ से बियर पर जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है उसकी वजह से बियर बिक्री के ग्राफ में कमी आई है और इससे राज्य सरकार को जो राजस्व मिलता है उसका भी ग्राफ कहीं ना कहीं घटा और इसीलिए सरकार की इसने चिंता बढ़ा दी है। इस ज्ञापन में सरकार से विनती की गई है कि इसको दुरुस्त करने के लिए और राज्य सरकार के राजस्व को बढ़ाने के लिए सरकार को विचार करना चाहिए। और उसको देखते हुए सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी जो बनाई है जिनकी अध्यक्षता राजस्व विभाग के जो प्रमुख सचिव है उनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। मुख्य तौर पर सरकार की जो चिंता है वो तो है ही, लेकिन विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा सरकार को घेरने के लिए मिल गया है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जो अहम मुद्दे है उसके तरफ सरकार जो है दरकिनार कर रही है और बियर बिक्री का ग्राफ घटा है, इसको लेकर सरकार ज़्यादा चिंतित दिख रही है, इसीलिए सरकार को इस तरह का कदम जो है उठाना पड़ा है। लेकिन मुख्य तौर पर देखें तो इस ज्ञापन के जरिए ये भी बताने की कोशिश की गई है कि जो दूसरे राज्य है, खासतौर से जो महाराष्ट्र के इर्द गिर्द जो राज्य जिसमें कर्नाटक की बात हो, गोवा की बात हो, ऐसे जो राज्य है यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी बियर पर कम है, लिहाजा वहाँ पर बियर की बिक्री ज़्यादा है और वहाँ के राज्य सरकारों को इससे मिलने वाला जो राजस्व है वो भी बढ़ा है। ऐसे में राज्य सरकार को इस पर विचार करने की ज़रूरत है। ये ज्ञापन सौंपा गया और उसके बाद ये 5 सदस्यीय कमेटी का गठन सरकार ने किया है। जी रौनक, तो इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन रौनक, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि एक और खबर जो मुंबई से आई उसका हम इस वक्त रुख कर लेते हैं। मुंबई के कांदिवली इलाके की जो बहुमंजिला इमारत है वहाँ पर भीषण आग लग गई। आग जो थी पवन धाम वीणा संतूर नाम की इमारत में लगी और 2 लोगों की जान यहाँ पर चली गई है। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं कि ये एक मंजिल में आग लगी थी और बहुत तेज़ी से ये आग फैली है। उसके बाद इसने 2-3 और मंजिलों को अपनी
चपेट में ले लिया। ये जो इमारत है ये बोरीवली पश्चिम के साई बाबा नगर में आती है। रौनक हमारे साथ बने हुए हैं। रौनक, क्या कुछ जानकारी इस आग को लेकर अब मिल रही है? अब क्या पूरी तरह से इस आग पर काबू पा लिया गया है? जी देखिए, दमकल विभाग की तरफ से जो जानकारी दी है उसके मुताबिक आग पर पूरी तरीके से काबू जो है पा लिया गया है। इस हादसे में जो है मुख्य तौर पर 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 से ज़्यादा लोग इस आग में झुलस चुके हैं, जिन पर पासी के अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी तबीयत भी जो है वो बहुत नाजुक बताई जा रही है। दरअसल ये आग क्यों लगी, इस बारे में फिलहाल दमकल विभाग की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से जो जानकारी मिल रही थी, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी थी और ये पहली मंजिल पर आग लगी थी, एफ विंग में आग लगी थी और उसके बाद आग इतनी भयंकर तेजी से फैली कि दूसरी और तीसरी मंजिल को भी इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया था और कई लोग उस वक्त अपने घर पर मौजूद थे और धीरे धीरे कर दूसरे विंग से लोगों को निकाला गया। लेकिन आग की चपेट में आग इतनी तेजी से फैली कि इसकी चपेट में कई लोग आ गए, जिनको पासी के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें अस्पताल में जब पहुंचाया गया उस वक्त ही जब अस्पताल में उन्हें दाखिल कराया गया, 2 लोगों की उन्हें ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया गया, जिसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल है। जी शुक्रिया रौनक इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर कुछ लोग घायल भी हुए जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और 2 लोगों की इस आग के चलते जान चली गई है। और एक और दुखद खबर आज सामने आई। दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों को अपनी गेंदों पर नचाने वाले पूर्व भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी का आज निधन हो गया। वो 77 साल के थे और लंबे वक्त से बिशन सिंह बेदी बीमार चल रहे थे। भारतीय टीम के महान स्पिनर रहे बिशन सिंह बेदी ने 1967 से 1979 के बीच 67 टेस्ट मैच खेले और 266 विकेट उन्होंने हासिल किए थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी उन्होंने 1560 विकेट चटकाए थे। बिशन सिंह बेदी ने 22 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी भी की। 70 के दशक में वो स्पिन गेंदबाजी की मशहूर चौकड़ी का भी हिस्सा थे। इसमें बिशन सिंह बेदी के साथ प्रसन्ना, चंद्रशेखर और राघवन शामिल थे। अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाने वाले बिशन सिंह बेदी एक बेहद गर्मजोशी से मिलने वाले इंसान थे और आज क्रिकेट जगत में एक मायूसी छा गई है। It's a very sad news which we heard this afternoon. He was Bishan Singh Bedi was my first captain, under whose captaincy I made my debut in New Zealand, and a very noble, very understanding captain who brought togetherness into the team. You see, it is very inevitable that everybody, his time is written in coming into this world and going out of this world. My heartfelt condolences to the entire family of my first captain under whom I made my debut. My condolences to his family, bereaved family. May his soul rest in peace. तो चाहे उनके साथ खेलने वाले खिलाड़ी हों, चाहे उनसे सबक लेने वाले हों, चाहे जिनको उन्होंने कोचिंग दी हो, वो आज सभी गमगीन हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मशहूर क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी जी के निधन से गहरा दुख हुआ। खेल के प्रति उनका जुनून अटूट था। उनकी लाजवाब गेंदबाजी ने भारत को कई यादगार जीत दिलाई। आज नवमी है, नवरात्रि आज खत्म हो जाएगी, कल दशहरा है और गुवाहाटी के उग्रतारा मंदिर में दुर्गा पूजा के दौरान विशेष प्रार्थना की जाती है। हजारों भक्त मंदिर में आते हैं और ये परंपरा 970 सालों से भी पुरानी है। क्या है ये परंपरा, क्या कुछ इसमें होता है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी। नवरात्र के 9 दिनों की महासप्तमी से महानवमी के बीच हजारों की संख्या में भक्त इस मंदिर में पहुंचते हैं। ब्रह्मपुत्र के तट पर उजान बाजार इलाके में स्थित उग्रतारा मंदिर में लोग विशेष दुर्गा पूजा प्रसाद के लिए आते हैं। उग्रतारा का ये मंदिर 1725 ईस्वी में अहोम राजा शिव सिंह ने बनवाया था।
लेकिन देवालय ट्रस्ट के मुताबिक इस मंदिर में दुर्गा पूजा उत्सव के रिकॉर्ड 1044 ईस्वी से मौजूद हैं। कह सकते हैं कि ये ऐसा दुर्गा पूजा उत्सव है जो 9 शताब्दियों पुराना है। Ugrotara is one of the most powerful Shaktipeeth and the most there are 3 रूप्स of माँ। उग्रतारा को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। यहाँ देवी के 3 रूप हैं और उन सभी की पूजा की जाती है। Itself one of the powerful deity throughout the world। पूरे असम से भक्त खास मौके पर यहाँ पहुँचते हैं और राज्य की सबसे पुरानी पूजा परंपरा में से एक का हिस्सा बनते हैं। दुर्गा पूजा के मौके पर उग्रतारा मंदिर में कुछ विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। वो बाहर का जो पूजा है ये हमारा यहाँ में शक्तिपीठ है, वो है इसलिए बाहर में 7 दिन होता है और हमारे यहाँ में 3 दिन होता है, सप्तमी से नवमी तक। हमारा यहाँ में पीठ है इसलिए हमारा आवाहन भी नहीं है, विसर्जन भी नहीं है। माना जाता है कि उग्रतारा देवालय में सती का नाभि भाग है जो दक्ष यज्ञ में उनकी मृत्यु के बाद उनके पति शिव के कंधे से यहाँ गिरा था। गुवाहाटी के लोगों की बात की जाए तो दुर्गा पूजा के दौरान उनका यहाँ पहुँचना परंपरा का हिस्सा है, एक ऐसी परंपरा जो सदियों से चली आ रही है और आगे भी जारी रहेगी। कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती और नकुल सभा के साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। और 5 की बात में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।